हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से एक चीज़ जिसका नाम है पढ़ाई। तो ओके, तो आज हम लोग एक अपनी नई वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ से, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू स्टडी दिस इन डिटेल। ओके, इन द प्रीवियस 2 वीडियोस में हम लोगों ने मेटल्स नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को और जो एटमिक स्ट्रक्चर होता है एटम का, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एटम की मेटल्स के, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू स्टडी द केमिकल हम लोग इसमें पढ़ने जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटल की रिएक्शन हम लोग करेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमने लिखा है Zn, या सॉरी सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, चलो, पोटेशियम। पोटेशियम की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो इट विल गिव्स यू K2O। ठीक है, इसी तरह से अगर सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो ये आपको देगा Na2O। ठीक है, प्लस हीट देता है, जलता है तो ये हीट देगा, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। ओके, अच्छा, ये जो जलता है पोटेशियम, ये किस कलर में जलता है? इसकी फ्लेम का कलर भी कई बार पूछ लेते हैं, तो दैट इज़ पिंक वॉयलेट कलर। ठीक है, फ्लेम का जो कलर होता है पिंक वॉयलेट होता है और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? गोल्डन येलो फ्लेम होती है, गोल्डन येलो फ्लेम से जलता है। ओके, इसी के साथ अगर हम अगले मेटल की तरफ चले, दैट इज़ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये देता है हमें MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इसमें हम लोग को हीट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमें हीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती ज़रूरत? क्योंकि ये जो है ओपन एयर में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर ही रिएक्ट कर जाता है। इसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। जितना रूम पे टेम्परेचर होता है ना, उससे कम, मतलब क्या होता है ना, हर एक चीज़ को जलाने के लिए पहले इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से भी कम है, मतलब वो हवा में लेके आओगे तो इट विल स्टार्ट बर्निंग, इट विल कैच फायर। लेकिन यहाँ पर हमें मैग्नीशियम रिबन को, आपने देखा भी होगा फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं तो वो वाइट डिजलिंग फ्लेम से जलता है, वाइट डिजलिंग। तो यहाँ पर ये जलेगा किससे? वाइट डिजलिंग लाइट्स के साथ, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली लाइट होती है ना, बहुत ज़्यादा वाइट, वैसी वाली लाइट से ये जलता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंटली बात अगर मैं आप बताऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोग नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सीजन को लिखा है O2 और मेटल को लिखा है K। वाई वी आर नॉट राइटिंग इट लाइक K2 और Na2? वाई वी आर नॉट राइटिंग दिस? हम लोग इसको क्यों लिख रहे हैं? या फिर हमने ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखा, O क्यों नहीं लिखा? ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन जो है इंडिविजुअल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो कभी O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। और मेटल्स जो होते हैं वो जो है एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब वो एटमिक फॉर्म में होते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन दी K2 Na2 की फॉर्म में नहीं होते हैं। इसको बस थोड़ा सा एक जल्दी से एक रिव्यू देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये सब स्टेबिलिटी का खेल है। किसका? स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए। देखो, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 एटॉमिक नंबर होता है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में या केमिकल रिएक्शन में। दैट्स वाई वी ओनली राइट दी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही हम लिखते हैं। ठीक है, दूसरा, एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ऐसे मैंने क्यों बनाया, ऐसा 2 क्यों बनाए? इसलिए बनाए क्योंकि ये जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, और ये चाहता है कि अपने जैसे भाई से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाए। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले के उसमें घूम जाएंगे तो इसके 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ये 2 इसके में घूम जाएंगे तो ये इसके 8 हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इसी तरह से क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन जो होगा, तो क्लोरीन को भी हम लोग, जितनी भी मतलब गैसेस होती हैं ज़्यादातर उनको हम लोग नॉबल गैसेस को छोड़ करके, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, मतलब नॉन मेटल जो होते हैं उनको हम लोग ऐसे लिखते हैं। N2 हो गया तो N2 की फॉर्म में लिखेंगे उसको,
ठीक है। ब्रोमीन हो गया तो उसको Br2 लिखेंगे। लेकिन मेटल्स को हम इंडिविजुअल एटम्स की फॉर्म में लिखते हैं। मेटल्स को हम हमेशा जब भी रिएक्शन होगी तो हम उसको लिखेंगे, अगर सोडियम के साथ रिएक्शन है तो Na लिखेंगे खाली, जिंक के साथ रिएक्शन है तो Zn लिखेंगे, कॉपर के साथ रिएक्शन है तो Cu लिखेंगे। उनको कभी हम Na2 की फॉर्म में, Zn2 की फॉर्म में ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते इस फॉर्म में। अब क्यों नहीं करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग क्लोरीन को देख लेते हैं कि क्लोरीन का एक और एग्जाम्पल, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, एटॉमिक नंबर होता है 17, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन हम लोग बनाएंगे क्योंकि केमिकल रिएक्शन में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके 7 इलेक्ट्रॉन बना लिए। अब इसको कितने चाहिए पूरा करने के लिए? 1। तो ये इसके 1 से शेयरिंग कर लेगा और ये इसके 1 से शेयरिंग कर लेगा, इसलिए दोनों भाई मिलकर के 8-8 इलेक्ट्रॉन की, दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझना है। अब मेटल ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बेटा मेटल्स कभी 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो है वो कभी भी, या 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके वो स्टेबिलिटी एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। और 4 से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो होल्ड करने में बहुत मुश्किल होती है। न्यूक्लियस जो है होल्ड नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज करो लेता हूँ एग्जांपल कैल्शियम का एग्जांपल लेता हूँ, तो कैल्शियम Ca के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कैल्शियम की एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2882। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 2। तो इसको कितने कैल्शियम चाहिए होंगे? इसको बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 3 और कैल्शियम एटम आए यहाँ पे। एक कैल्शियम यहाँ पे आए, एक कैल्शियम यहाँ पे आए और एक कैल्शियम यहाँ पे आए, तब जा करके ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, वो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर से होल्ड करना न्यूक्लियस की कैपेसिटी नहीं होती, न्यूक्लियस के पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती है। इसलिए क्या करता है, इजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा 288। तो मेटल्स जो है वो कभी भी शेयरिंग बॉन्ड नहीं बनाते। ये बॉन्ड वाला जो पोर्शन है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में। नो नीड टू वरी अबाउट इट। शेयरिंग बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड भी हम इसको बोलते हैं। तो दैट्स वी विल स्टडी इन द कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर। नो नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। तो फिलहाल हम लोग क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को ये चीज़ बेसिक पता होना चाहिए कि मेटल्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं और नॉन मेटल्स को हम ऑक्साइड फॉर्म में लिखते हैं। कभी N2 नाइट्रोजन गैस आएगा तो उसे हम N की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, उसे N2 की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही ऐसे करती है। क्यों करती है? देखो फिर से एक बार, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 3-3 की शेयरिंग कर लेगा और दूसरे एक नाइट्रोजन एटम से 3-3 की शेयरिंग करके यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे 3 की बॉन्ड बना लेगा। मैक्सिमम जो शेयरिंग होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस होल्ड अप नहीं कर पाता है कोई एक एटम, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ केसेस में होता है जिसमें वो ज़्यादा होल्ड कर लेता है, वो अलग केसेस है, उसको छोड़ देते हैं में भी। सल्फ़र का केस होता है, ठीक है। समझ में आया सबको अच्छे से, बढ़िया से एकदम समझ में आया। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो समझ में आया सबको, ओके, ठीक है। तो इसलिए गैसेस या नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और मेटल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ओके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू स्टडी दिस वन। चलिए तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग बात करते हैं आयरन की, आयरन जो है नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। नॉर्मल मोटा वाला आयरन होगा, उसको तुम आग में रख दोगे तो कभी वो जलता नहीं है। आपने देखा भी होगा बर्नर जो हमारे जो गैस के जो चूल्हे होते हैं उसका जो वो बना होता है वो मेटल से बना होता है, आयरन से, और वो कभी जलता ही नहीं है। इतनी तो आग लगती रहती है हमेशा चूल्हे में, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जलता ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करता। तो इसी तरह से आयरन जो है नॉर्मल रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं, मतलब आयरन को अगर बहुत ही बारीक लेयर्स उतारी जाए और उसको अगर आप जलती हुई एक तेज़ फ्लेम में रख दे तो वो जल जाएगा और आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो आयरन जब रिएक्ट करता है, Fe जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है Fe3O4। अब सर ये फार्मूला कैसा आया Fe3O4, ये कहाँ से आया Fe3O4? तो बेटा इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग समझते हैं। Fe जो होता है, Fe आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक तो होती है 2 और एक होती है आयरन की वैलेंसी 3, ठीक है। एक तो 2 होती है और 3। जब ये 2 वाला ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा और बनाएगा FeO, ओके। और जब ये 3 वाला रिएक्ट करेगा तो ये इसकी वैलेंसी 3 है और इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये बनाएगा Fe2O3। समझ में आया? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये Fe2O3 और इन दोनों को अगर आप मिक्सअप कर दें,
ठीक है, तो क्या बनेगा Fe3O4। कैसे, एक आयरन यहाँ पर, 2 आयरन यहाँ पे, तो Fe3 हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये Fe3O4 हो जाएगा पूरा, ऑक्सीजन 4 और ये। तो सिंपली मैं बोलूँगा Fe3O4 इज़ अ मिक्सचर ऑफ FeO डॉट Fe2O3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि FeO प्लस Fe2O3, क्योंकि दोनों तरह के एटम्स होंगे उस स्ट्रिप के अंदर, तो दोनों तरह के आइटम्स होंगे, तो दोनों अलग अलग ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाएंगे और वो दोनों हमें एक साथ मिक्सचर मिलेगा। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज़ कि मेटल्स जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, इसी तरह से अगर हम कॉपर की बात करते हैं, ओके, कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर भी रेडिली रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ये जलता नहीं है, मतलब ये फ्लेम से नहीं जलेगा, लेकिन ये क्या करता है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड बना देता है। मतलब एक लेयर आ जाती है कॉपर के ऊपर, जो कि कैसी होती है, ब्लैक कलर होती है, ब्लैक कलर। ओके, अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, सिंपल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में बस एक सवाल आ जाता है कभी कई बार, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, ये सवाल पूछ लेता है। तो हम लोग बात करते हैं, मैं पहले भी एसिड और बेसिस चैप्टर में पढ़ा, एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ आपको, कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो एसिडिक एज वेल बेसिक बिहेवियर दोनों को शो करती हैं, उसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जनरली जो मेटल ऑक्साइड होती हैं दे आर बेसिक इन नेचर। वो कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड कैसी होती हैं, दे शो बेसिक बिहेवियर को शो करती हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर को दोनों को शो करती हैं, उसको हम लोग जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं इसको और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं। दोज मेटल ऑक्साइड्स दैट शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जैसे ZnO, Al2O3, PbO। ओके, और जनरली मेटल ऑक्साइड्स कैसी होती हैं, वो बेसिक इन नेचर होती हैं। मतलब कुछ मेटल ऑक्साइड्स को अगर आप पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हो, हर एक मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं घुल सकती, लेकिन जो घुल जाती हैं वो घुलने के बाद बेसिक सब्सटेंस बनाती हैं। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड कैसी होती है, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को हम लोगों ने डिटेल में जो है, क्योंकि एसिडिक और बेसिक की बात हो रही है, तो हम लोगों ने एसिड बेस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, तो आपको वो चैप्टर तो अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता होगा। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, मेटल्स की। मेटल्स ऑन रिएक्शन विद वाटर, जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या शो करता है। तो क्या होता है जब मेटल्स, तो हम लोग बात करते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। पानी के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल, मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो या तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या फिर वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट आउट करते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड कौन कौन से मेटल बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड इज़ फाउंड बाय ओनली 4 मेटल्स, दैट इज़ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये 4 जो मेटल्स हैं ये रिएक्शन करने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बाकी के सारे मेटल्स जो है वो नहीं बनाते। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम्स आर द 4 मेटल्स दैट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर, और बाकी के जो हैं वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें कि कैसे कैसे होता है। जैसे सपोज करो हमने सोडियम की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, H2O के साथ। ओके, तो ये हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट आउट करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली तुम्हें समझना है कि एक्चुअल में होता क्या है कि वो मेटल ऑक्साइड ही बनती है, पहले मेटल ऑक्साइड ही बनती है। जैसे अगर मैं बात करूँगा सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन करने पर के साथ, तो ये बनाएगा Na2O, पहले सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, ये वाली जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो सोडियम ऑक्साइड है जो बना है, ये अभी भी तो पानी में ही है। मतलब जब ये पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बना और ये हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, ये पानी में ही है। तो ये वाली जो सोडियम ऑक्साइड है ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है, मतलब जो और पानी होगा बीकर के अंदर उसके साथ रिएक्शन कर जाएगी। मैं फिर से समझो कि जब ये सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस तो गई, लेकिन ये सोडियम ऑक्साइड अभी पानी के अंदर ही है, तो ये पानी
ये वाली जो सोडियम ऑक्साइड है ये वाटर सॉल्युबल होती है, यानी पानी में घुल जाती है, पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है। तो ये वाली सोडियम ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगी फर्दर और बना देगी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या बना देगी? NaOH की फॉर्मेशन कर देगी। तो हमें ओवरऑल जो रिएक्शन मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी? Na प्लस वाटर विल गिव्स यू NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमें पूरी रिएक्शन मिलेगी। समझ में आया? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को समझना है। ओके, तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हमारे होती है। सॉरी, 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, वेरी गुड, बैलेंस्ड। ओके, तो ये ओवरऑल रिएक्शन आपको मिल जाएगी। तो समझ में आया? 4 वाटर ऑक्साइड, 4 जो होती है ना, 4 मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, एक होती है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी तरह से एक होती है हमारे पास पोटेशियम ऑक्साइड और एक होती है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। ये 4 मेटल ऑक्साइड जो होती हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में घुल जाती हैं। और जब ये पानी में घुल जाती हैं तो हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे कि ये इंटरमीडिएट, मतलब बीच का हिस्सा नहीं मिलेगा, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, बाकी के जो होंगे बाकी के वो ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि बाकी की ऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, पहले मैं सबके लिख देता हूँ यहाँ पे कि K रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो बना देगा K2O प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसी तरह से मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा, कैल्शियम लेते हैं हम लोग पहले, कैल्शियम आता है रिएक्टिविटी में, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट। इसी तरह से मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा MgOH होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला लिखना मैं सिखा चुका हूँ आप लोग को, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो ये 4 मेटल जो है ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बाकी के मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनकी जो ऑक्साइड होती है, मेटल ऑक्साइड जो होती है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती है, वो पानी में घुलती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिंक का एग्जांपल लेता हूँ, Zn जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। क्यों? ये फर्दर जो है जिंक हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बनाया इसने? क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो है इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर नहीं घुलती है, पानी से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो दैट्स वाई हम सिंपल बोलेंगे कि ये यहीं तक रुक जाती है, अगला स्टेप इसमें हो ही नहीं पाता। जैसे इन दोनों में अगला स्टेप हो रहा था, जैसे Na2O में अगला स्टेप होकर के इसने हाइड्रोक्साइड बनाया था, क्योंकि ये वाली जो सोडियम ऑक्साइड है ये वाटर सॉल्युबल है, ये पानी के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाती है, इससे ये सेकंड स्टेप में होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में होता है। ओके, तो लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड स्टेप नहीं हो पाता बिकॉज जिंक ऑक्साइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ओके, इन द सिमिलर वे एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट आउट करता है। ठीक है, और सिमिलरली आयरन के साथ भी है। अभी हम लोग इनकी कंडीशंस भी देख लेते हैं कि जो ये वाली है सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, कि वाटर के साथ बिल्कुल, मतलब आइस के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, बिल्कुल आइस। यानी अगर ये आइस भी होगा ना, ये वाटर अगर आइस की फॉर्म में भी है तो ये इससे रिएक्ट कर जाएंगे, किसी भी टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, रिएक्ट एट ऑल टेम्परेचर, चाहे वो आइस ही क्यों ना हो पानी। कैल्शियम जो है वो ये आपको याद रखना है, ये आइस का मतलब ये मिनिमम कंडीशन लिख रहा हूँ कि इन कैन इवन रिएक्ट विथ चिल्ड वाटर बोल दो, या आइस में भी अगर आपने डाल दिया इसको तो उसके साथ भी ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम वाटर जो है, मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, किसमें? हॉट वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ। हॉट वाटर, थोड़ा गर्म चाहिए पानी, तब ये रिएक्ट करेगा, तब ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट आउट करेगा। और जिंक एंड एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है तो ये इसके लिए कंडीशन चाहिए कि वाटर जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? स्टीम की फॉर्म में होना चाहिए, स्टीम। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचर कई बार मार्क्स को कट कर देता है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ये वाटर जो है ये गैसियस फॉर्म में, इट इज़ इन गैसियस स्टेट।
ओके, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपको लिखना है कि ये गैसियस स्टेट में होगा। समझ में आया आप लोगों को? जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आप लोगों को इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करें। और मेरा मार्कर गिर गया मेरे हाथ से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छा स्कोर करें। मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो जो पढ़ाते हैं 2 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेगा, 2 घंटे में कैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? मजाक चल रही है क्या? 2 घंटे में कैसे चैप्टर कंप्लीट? रीडिंग भी करोगे तो 2 घंटे में नहीं चैप्टर कंप्लीट होगा ढंग से। तो मतलब ऐसे पढ़ा कैसे दोगे तुम? बच्चों की समझ में कैसे आएगा? मुझे तो समझ में नहीं आता भाई उन लोग का कैसे करते हैं वो लोग। मैं तो भाई बहुत सारा पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। कभी बताएंगे अपने बारे में आप लोगों को टाइम मिला तो, क्या है अवैध सर, समझ में आया? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो ये 2 कंडीशंस हो गई। इसके साथ साथ आयरन की भी कंडीशंस कई बार पूछ लेता है कि आयरन जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, तो आयरन की कंडीशन को भी हम लोग दिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो आयरन का भी केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आयरन जब रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ, तो ये बनाता है, ये इसमें कंडीशन है कि आयरन खुद भी रेड हॉट होना चाहिए, रेड हॉट होना चाहिए। और जो ये है वाटर, ये खुद स्टीम की फॉर्म में होना चाहिए, स्टीम यानी गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये कर पाएगा। और ये फिर बनाएगा Fe2O3 और प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेगा। ये मैं बता चुका हूँ कि Fe2O3 क्या होता है, सॉरी Fe3O4 बनाएगा, सॉरी Fe3O4 बनाएगा। ओके, Fe3O4 इज सिंपली अ मिक्सचर ऑफ FeO.Fe2O3, ठीक है। तो हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे। तो बाकी के जो मेटल्स होते हैं जैसे लेड वगैरह, ये जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल से रिएक्ट करते हैं। तो आयरन तक ही वाटर की रिएक्शन हो पाती है हाइड्रोजन गैस के साथ। बाकी के जो मेटल्स होते हैं तो वो नीचे भी आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से, जैसे कॉपर हो गया। कॉपर एक्चुअल में ये रिएक्शन क्या है? इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन को आयरन जो है वो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को हटा रहा है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन को हटा रहा है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, सिल्वर, ठीक है, मरकरी, या कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये हाइड्रोजन को हटा ही नहीं पाएंगे वाटर से, ये हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तभी तो इनको ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये मेटल रिएक्ट ही नहीं करेंगे, दे विल नॉट रिएक्ट, विल नॉट रिएक्ट, विल नॉट रिएक्ट विद वाटर। किसी भी उस पर ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट आउट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दे आर इन नॉट, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। समझ में आया सबको अच्छे से? पक्का? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अच्छा एक बात और है, मैं आपको वो बताना भूल गया कि सोडियम और पोटेशियम के केस में जब ये वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये बनाता है पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, और इसी तरह से ये इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, लेकिन आप लोग को ये याद रखना है कि इस मेथड से हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि जो हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होती है वो ऑन द स्पॉट जल जाती है। द रिएक्शन इज सो एक्सोथर्मिक दैट द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन कैचेस फायर, आग लग जाती है। तो आप सोचो कि चलो सोडियम और पोटेशियम को रख करके हम लोग जो है वो हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन कराते हैं पानी में, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज द रिएक्शन इज सो एक्सोथर्मिक दैट द हीट लिबरेटेड आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन कैचेस फायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक छोटा सा नोट, इन केस ऑफ, तो हम लोगों ने लिख लिया है इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन विद वाटर, ठीक है,
द रिएक्शन इज सो एक्सोथर्मिक, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है दैट द हीट लिबरेटेड आउट, जो हीट निकलती है, लेट द हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर, और जब हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, सिंपल। तो इस वाले केस में हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, मतलब सोडियम और पोटेशियम जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है, ये इसका प्रोडक्शन तो हुआ, बनी तो हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये हमें मिलेगी नहीं क्योंकि ये जल जाती है ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं हमारे पास कि वाई डू सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन कैरोसिन, सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आया, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, तो वो डिफरेंट तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो दैट्स वाई टू प्रिवेंट दिस वी केप देम इन ओपन एयर में, सॉरी इन कैरोसिन ऑयल में हम उसको रखते हैं। ओके, जैसे मैं लिखा है यहाँ पे, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स व्हेन दे कैप्ड इन ओपन एयर, जब इनको ओपन एयर में रखते हैं, दे रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो वो एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक वाटर के एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, इनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। टू प्रिवेंट दिस, इसको प्रिवेंट करने के लिए वी कैप देम इन कैरोसिन, तो हम इनको कैरोसिन में रखते हैं। ओके, इसी तरह से एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई डू कैल्शियम फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो उनकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, कि हाइड्रोजन गैस जब वाटर से वो रिएक्ट करते हैं, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो वो क्या करती है, जल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा हीट लिबरेट आउट नहीं होती कि वो हाइड्रोजन गैस जल जाए। तो वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, स्टिक करती है, किसके साथ, इट गेट स्टिक विद दी सरफेस ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम को पानी पर रखोगे तो वो जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो उसकी सरफेस से जा करके स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे वो एक उस पर एक अपथर्स्ट क्रिएट करते हैं और वो फ्लॉट करने लग जाता है। और रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो हाइड्रोजन गैस बहुत स्पीड से प्रोड्यूस होती है, तो बहुत सारे बबल प्रोड्यूस होते हैं जिससे वो सफिशेंट होते हैं कि वो उसको, मतलब दे आर सफिशेंट कि वो उसको क्या करें, उसको फ्लोट करा सकें, उस मेटल को फ्लोट करा सकें। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस गेट स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल्स विच लेट इट टू फ्लोट, ठीक है, जो उसको फ्लोट करने में मदद करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्शन विद वाटर कंप्लीट कर लिया है। अगली रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड के साथ, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ। तो वो हम लोगों ने वैसे उसमें भी पढ़ ली है, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, लेकिन इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ओके।